Hello friends, today we will continue our chapter Atoms and Molecules. This is the third video of this chapter. So चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं. So at first we'll learn about atomic masses. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी और हम कंटिन्यू करेंगे आज atomic mass को. And after that we will learn about molecules. ना अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो हमने ये जाना था कि किस तरीके से हम ढूंढ रहे थे एक ऐसा एलिमेंट जिससे हम स्टैंडर्डाइज कर सके एटम के मास को, और हमें वो एटम मिल नहीं रहा था. बट फाइनली हमने 1 AMU को डिफाइन किया था. और किससे किया था? अगर आपको याद हो तो वो था कार्बन 12. अब ये कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, बट हमने पूरे कार्बन 12 के वेट को 1 AMU के इक्वल नहीं डिफाइन किया. इसका रीजन ये था कि अगर हम कार्बन 12 के पूरे मास को 1 AMU लेके चले तो इससे जितने भी हल्के एटम हैं उन सबका जो मास होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और हम तब से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकें. सो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम इस एटम को डिवाइड करेंगे. कितने पार्ट्स में? हाफ नहीं, ना ही क्वार्टर. हम इसे टोटल 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसमें से 12 में से जो एक सिंगल पार्ट होता है उसको हमने डिफाइन किया है एक AMU के इक्वल, वेयर AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसे यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं, और आप इसे सिर्फ U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कार्बन 12 का 1/12 जो होता है उसे हम 1 AMU के नाम से जानते हैं. अब चलिए देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास यूनिट कितना है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास हम लेते हैं 1U, बट ये 1U नहीं होता, ये समवेयर अराउंड 1.008 U होता है. क्योंकि अगर ये 1U होता तो हम तो हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड यूनिट मानकर चलते, बट क्योंकि ये 1U नहीं है इसलिए हमें कार्बन 12 की हेल्प लेनी पड़ी. कार्बन का होता है 12U, नाइट्रोजन का होता है 14U एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16U. ऐसे ही कुछ और एटम्स हैं जिनके मास को आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब बेटर रहेगा कि आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये एटम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनके मार्क्स याद होने चाहिए. अब अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किसका करना है? HCl का. तो चलिए जल्दी से कर दीजिए. पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा. चलिए देखते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है. तो अब इसका मास किसके इक्वल होना चाहिए? हाइड्रोजन का जितना मास है उसका प्लस में क्लोरीन का जितना मास है उसका, दोनों का मास ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाना चाहिए. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1U एंड क्लोरीन का मास है 35.5U. दोनों का सम हो जाएगा 36.5U. दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ HCl. क्या आपको क्लियर हो गया? अगर हो गया तो चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए. चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही आया या फिर नहीं. यहाँ पर दो एटम्स हैं. पहला एटम है सोडियम का और दूसरा एटम है क्लोरीन का. दोनों के ही एक एक एटम है. सोडियम का मास हो जाएगा 23U और क्लोरीन का मास हो जाएगा 35.5U. दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दैट इज 58.5 यूनिफाइड मास. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा इतना. क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. ये तो बड़ा फेमस केमिकल है दैट इज H2O, जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं. चलिए इसे सॉल्व कीजिए. तो क्या आपने आंसर निकाल लिया? अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है. तो क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम जो होता है उसका मास होता है 1U और यहाँ पर दो एटम है तो हम उस मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसे हम सीधा लिख सकते हैं, और इसका सम कितना हो जाएगा? 2 + 16 दैट इज 18U. तो अब आपको लग रहा होगा कि आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, है ना? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए. हैव यू सॉल्व्ड इट? चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या फिर नहीं. यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम है. एक एटम का मास 1U तो 2 का हो जाएगा 2 × 1. सल्फर का मास होता है 32U और ऑक्सीजन के 4 एटम है. एक एटम का मास 16U होता है तो 16 × 4 एंड इसका सम करने पे हमें आंसर मिलता है 98U. तो क्या आपका आंसर भी यही आया था? अगर आया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए एक और क्वेश्चन है. चलिए इसका आंसर बताइए. ये लास्ट क्वेश्चन है. ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है या फिर नहीं. यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है
तो उसका मास हो जाएगा 40U, आप टेबल में देख सकते हैं। बट यहाँ पे OH का क्या करें, इसको ब्रैकेट में रखकर बाहर 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसको ब्रैकेट में बाहर 2 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो ऑक्सीजन के मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन के मास को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 74U। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं, इनको लिख लीजिए और ये आपका होमवर्क होगा, आपको इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ओके, तो होपफुली आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए। अब चलिए एक और चीज समझते हैं जिसका नाम है फॉर्मूला यूनिट मास। अब यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज फॉर्मूला यूनिट मास इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे अलग नाम क्यों रखा गया? अब यहाँ पर इस केमिकल को देखिए, ये है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं। अब वाटर में क्या होता है कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है और उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। बट जो कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि NaCl, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इनका एक क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है और ये कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें सिर्फ एक एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। एंड इसलिए ऐसे जो मासेस होते हैं इनको हम फॉर्मूला यूनिट मास की हेल्प से निकालते हैं। आपको निकालना मॉलिक्यूलर मास नहीं है, बस उसका नाम आ जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा Na का मास दैट इज 23 प्लस क्लोरीन का मास दैट इज 35.5 और इसका आंसर आ जाएगा 58.5 यूनिट्स। अब आपको किसी भी फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आ गया, बट मे बी आप सोच रहे हो कि आखिर ये फॉर्मूले बनते कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि NaCl एक फॉर्मूला होता है बट Na2Cl नहीं होता, तो Na2Cl क्यों नहीं बनता, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए इसी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टाइप के एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही टाइप के एटम या फिर एक से ज्यादा टाइप के एटम के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि आखिर एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। अब इसके लिए सीधा एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम का विद क्लोरीन। सोडियम एक मेटल है एंड क्लोरीन एक नॉन मेटल है। यूजुअली जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती हैं, बिकॉज मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोडियम को देखते हुए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो सबसे पहला शेल है दैट इज K शेल, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, बट जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसे हमें M शेल में डालना पड़ेगा। बट कोई सा भी एटम क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल हो वो कंप्लीटली एम्प्टी हो। उससे क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाता है और वो रिएक्ट नहीं करता। एंड सारे एटम ये चाहते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो। तो यहाँ पर सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है कि उसका जो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरीके से अपने से निकाल दे। तो अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को खुद से हटा देता है तो यहाँ पे होगा क्या, इसका आउटर मोस्ट शेल चला जाएगा और इनर शेल जो बचेगा वो अब आउटर मोस्ट बन चुका है जो कि कंप्लीट है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन है, बिकॉज हमने न्यूक्लियस से तो कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं, बट हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन जो पहले 11 थे अब सिर्फ 10 बचे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। बट अब यहाँ पर नेगेटिविटी कम हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दैट्स वाई ये फॉर्म करता है Na+ आयन और ये इसकी एक्साइटेड फॉर्म होती है। अब चलिए जानते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद उसके बाहर वाले में 8 डालने के बाद उसके बाहर वाले में उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर उसे कहीं से ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अब जो ये एटम है इसके पास सिर्फ 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स इस पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट्स वाई ये क्लोरीन का आयन बन जाता है। अब अगर हम दोनों आयन्स को देखें
तो यहाँ पे सोडियम जो है वो चाहता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, एंड वहीं पे क्लोरीन चाहता है कि उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपको कोई चीज़ किसी को देनी है और किसी और को वो चीज़ चाहिए, तो आप क्यों नहीं दोगे। दैट्स वाई सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या एंड क्लोरीन भी खुश है। इससे क्या होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम का भी आयन बनेगा एंड क्लोरीन का भी आयन बनेगा। अब सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है एंड क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो ये रीजन होता है किसी भी कंपाउंड के आपस में रिएक्ट करने का। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीख लिया। सो एट फर्स्ट वी लर्नड अबाउट एटॉमिक मासेस एंड आफ्टर दैट हमने मॉलिक्यूल्स को समझा कि मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं दैट इज व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज आयन। In next video we'll talk about formula of simple compounds, that means फॉर्मूले किस तरीके से डिराइव होते हैं और कैसे बनते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।